चुनाव के बाद आकर के क्या कर लेंगे जब उनके पास कोई ताकत ही नहीं होगी सुनील जी? असल बात क्योंकि अगर हम उनका 2014 की बात आपने की 0 सीट, 2019 में वो लड़ी 10 सीट पाई, 2022 में अकेले लड़ी विधानसभा चुनाव में 1 सीट पाई। अब सवाल उठता है कि बिना गठबंधन के वो मैदान में उतरती हैं तो उनका रेलिवेंस तो कुछ रह नहीं जाएगा, और रेलिवेंस रह नहीं जाएगा तो जनता कहां कहां उनको वोट करेगी, क्यों वोट करेगी? जब लगेगा जनता को कि ना तो इस चुनाव में मुख्यमंत्री तय होना है जो कि मायावती बन सकती हैं, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और प्रधानमंत्री की रेस में वो है नहीं क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया में वो कहीं है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती अकेले लड़के हासिल क्या कर लेंगी और पोस्ट पोल उनकी भूमिका क्या होगी। इस तरीके से समझा जाए कि अगर वो इस तरीके से लड़ती हैं तो जाहिर तौर पर वो फायदा एनडीए को ही पहुंचाएंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है सुनील जी कि क्या अगर इस स्वरूप में मायावती लड़ती हैं तो क्या वो एक वोट कटुआ रोल में होंगी? वो निश्चित रूप से होगा। पहला तो ये होगा, अगर अकेले लड़ती हैं तो उनका जो जन समर्थन आपको दिखाई पड़ रहा है 12-13% का, वो भी खत्म हो जाएगा। एक राजनीतिक जो सिग्निफिकेंस है उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे अन्य राज्यों में, वो बचा नहीं रह सकता। अब तक जो उनका नुकसान होता रहा है, जिस तरीके से उनका मतदाता उनका साथ छोड़ता चला जा रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया, वह केवल भारतीय जनता पार्टी को मदद करती हुई दिखाई पड़ी। परिणाम क्या हुआ कि जो उनका परंपरागत मतदाता था, जो 2019 में उनके साथ 22-23% था, उनका साथ छोड़ के चला गया। 10% से अधिक लोग उनका साथ छोड़ के चले गए, और वो 2022 के भी चुनाव में उनके साथ लौट करके नहीं आए। नगर निगमों के जो चुनाव है उसमें भी उनके साथ लौट करके नहीं आए। तो वह अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनकी स्थिति रहेगी कि वह एनडीए को मदद करती हुई नजर आएंगी हर राज्य में, जहां कहीं भी। और एनडीए उनको अपने साथ लेगा नहीं, क्योंकि उनको ले करके भी एनडीए का कोई फायदा नहीं है। एनडीए इनको इंडिया से बाहर रख करके ही उसको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया दल समूह यह नैरेटिव बनाने में विफल हो जाएगा कि विपक्ष के सभी राजनीतिक दल, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, वह एनडीए के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इस नैरेटिव को वो इनको बाहर रख करके उसको कमजोर करने में वो सफल है। और खासतौर से जिन राज्यों से, मतलब अगर आप इन राज्यों को देखिए जहां पे मायावती जी का असर है, माने उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, राजस्थान है, मतलब ये जितने भी राज्य हैं, बिहार है, इन राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें हैं। मतलब आज जो उसके पास 300 से अधिक सीटें हैं, उसमें से 200 से अधिक सीटें इसी उत्तरी भारत में है, जहां पे कई राज्यों में मायावती जी का असर है। तो वह उस नैरेटिव को जो इंडिया दल समूह बनाना चाहता है कि एक जो स्ट्रेटेजी उसकी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार, वह रणनीति विफल हो जाएगी क्योंकि मायावती जी का उम्मीदवार हर जगह खड़ा होगा। तो आज जब एक एक वोट की जद्दोजहद है तो इनका उम्मीदवार निश्चित रूप से डैमेज करेगा, लेकिन वह केवल इंडिया दल समूह को डैमेज करेगा और अपने को खत्म कर देगा वो, बावजूद इसके यह जो आज का बयान है उस पर। लेकिन पंकज जी, आप इस बयान को अंतिम क्यों मान रहे हैं? आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले ही मायावती जी ने बयान दिया था कि वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद निर्णय लेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कौन? माने मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उन्होंने बयान दिया था। उसके पहले उन्होंने बयान दिया था, इस बयान के पहले, कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद निर्णय लेंगी। फिर उन्होंने बयान दिया कि फिर अकेले चुनाव लड़ेंगी। फिर उन्होंने ये बयान दिया कि किसको कब, किसकी जरूरत किसको कब पड़ जाए इसका ध्यान सभी रखें, किसी को मुंह छिपाने की नौबत ना आ जाए। आज जो उन्होंने भाषण दिए, उस पूरे उनके वक्तव्य में जो हमला किया उन्होंने समाजवादी पार्टी पर, उसके अलावा जो इंडिया दल समूह के अन्य के बारे में उन्होंने कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने फिर आपसे कहा कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ। सुनील जी, इससे यही पॉसिबिलिटी तो समझ में आ रहा है कि अगर मायावती अकेली लड़ना नहीं चाह रही हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि कांग्रेस तुम तय कर लो, सपा या बसपा। सपा के साथ मैं जाने वाली नहीं, क्योंकि सपा के मुखिया को वो गिरगिट कह रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस चुनाव में वो
बसपा और कांग्रेस का अलायंस होता है और मुस्लिम वोट इस अलायंस के तरफ होता है, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी तो पिक्चर से आउट हो जाएगी। इसका मतलब 2027 के लिए मायावती अभी से तैयारी कर रही हैं और एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह वो बार्गेन कर रही हैं। क्यों सही है कासिम साहब? पंकज जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपका है। और जो सुनील भाई कह रहे थे उस पर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब मैं इसमें आता हूँ थोड़ा सा। देखिए, बीजेपी केंद्र में आएगी, मायावती की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? मायावती के मतदाताओं की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? और बीजेपी मायावती के जाने के बाद रुक जाएगी, इस बात की गारंटी क्या है? क्या 32% 33% जो वोट मिला था 2022 को, जो आधार बनाया जा रहा है? देखिए, 2022 जो है विधानसभा का चुनाव था, फिर भी मैं उसे आधार मान लेता हूँ। 2022 में जो समाजवादी पार्टी को मिला हुआ वोट है, क्या वो आज वैसे ही इंटैक्ट है? ओम प्रकाश राजभर निकल गए उसमें से, दारा सिंह चौहान चले गए उसमें से, उसके बाद उसमें तमाम चीजें ऐड हो गई। 22 जनवरी उसमें आप जोड़ दीजिए, उसमें और चीजें भी शामिल कर लीजिए, तो क्या क्या आज भी समाजवादी पार्टी उसी स्थिति में खड़ी है? नहीं खड़ी है। तो मायावती के वोट को जोड़ देने से हार जाएगी। चलिए, मैंने मान लिया कि हार जाएगी, तो मायावती को वोट, मायावती क्यों हरा दें? 2024 में अखिलेश यादव भी साथ रहे और मायावती भी रहे, और 2027 में अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के नेता थे, और इसलिए कि अखिलेश यादव भी 10-10 एमपी जीत के दोनों लोग आ गए, तो उसमें मायावती को क्या मिलेगा? राजनीति जो है ना, ये क्या कहते हैं, उसके लिए नहीं आए लोग सोशल वर्क करने के लिए। राजनीति में सब लोग कुर्सी के लिए आए। अखिलेश को अपनी कुर्सी की चिंता है, राहुल को अपना देश की चिंता है, और खड़गे को अपनी कुर्सी की चिंता है, अपनी पार्टी की चिंता है, और क्या कहते हैं, केजरीवाल को ईडी सीबीआई की चिंता है। तो सबको अपनी अपनी चिंता है। मुझे लगता है कि अगर मायावती इस मुद्दे, इस स्टैंड पे हैं, कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो है इस बात को महसूस कर रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से अगर बाहर जाते हैं तो इससे कोई नुकसान इंडिया गठबंधन का होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की ताकत जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट है, और उसी वोट के दम पे सारा खेल है। यादव ऐसे भी ट्रांसफर नहीं होता। अभी हमारे कुछ पैनलिस्ट ने, मैं शायद नवलकांत भाई कह रहे थे, या क्या कहते हैं, मैं भूल गया, कि जो बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीते हैं, मैं बताता हूं उसमें एक भी सांसद ऐसा नहीं जो यादव बाहु से जीत के आया हो। चाहे सहारनपुर हो, चाहे क्या कहते हैं नगीना हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे अमरोहा हो, ये सारे सांसद जो जीते हैं बसपा के, वो कोई भी यादव वोट नहीं है वहां। और उसके बाद फिर जहां यादव है वहां से यादव उम्मीदवार जीता। बसपा पहले भी एक बार छह यादव जीता चुकी, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, बालचंद यादव, कैलाश नाथ यादव, और क्या कहते हैं मित्र सेन, एक तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, एक तरफा यादव बसपा जीत गए। तो यादव की एक मेंटेलिटी है, जहां उसकी उम्मीदवार होता है उसको वोट कर देता है। मछली शहर नवलकांत भाई, बहुजन समाज पार्टी कुछ 100 वोट से हारी है, सिर्फ इसलिए कि वहां पर यादव वोट को नहीं मिला। जौनपुर में लड़ रहे थे सोनू सिंह, वहां पर इसौली विधानसभा में बुरी तरह से हार गई, ये हार गया गठबंधन, क्योंकि सोनू सिंह पर रामकुमार यादव जो लेखपाल कानून को कौन थे, उनके हत्याकारों तो यादव ने सोनू सिंह को वोट नहीं किया। ये मायावती का कहना था। अच्छा, आप समझिए डिंपल हार गई, उसके बाद आपके वहां देखिए तो धर्मेंद्र हार गए, अक्षय हार गए। कि अक्षय क्यों हार गया? तो लड़ रहे थे वहां से शिवपाल यादव, इसलिए हार गए। तो ये मतलब ये सारी चीजें इसके पीछे, यादव वोटों में यकजाई नहीं है पार्टी के प्रति। यादव वोटों फिर अभी 2022 में आ रहे हैं अखिलेश के बावजूद। जौनपुर में और रुदौली में, ये दो विधानसभा क्षेत्र है कि जहां पर मुस्लिम लड़ रहे थे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का, और जौनपुर से लड़ रहा था अरशद खान, और वहां से लालजी यादव, वो यादव जो मंत्री है वो जीते, और मुस्लिम कैंडिडेट आ रहा समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का यादव जीता। रुदौली में भारतीय जनता पार्टी का यादव जीता। अवध क्षेत्र का यादव जो है वो, मतलब या तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही हो, वरना फिर वो आप वोट का प्रतिशत, जब बूथ से वोट स्टडी कीजिएगा, वोट ओवरऑल स्टडी नहीं होता है। जब आप जिले, विधानसभा, एक एक सेक्टर के हिसाब से बूथ देखने जाएंगे, तब समझ में आता है किसका वोट किसे गया। मुझे लगता है कि हम और आप जब चर्चा करते हैं तो हम एक बड़े कैनवास पे करते हैं, और चर्चा जो है बहुत छोटी सी जगह से शुरू होती है, वहां से निकलती है असलियत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर के बाद सहारनपुर तक किसी सीट पर यादव का कोई कोई यादव की हैसियत नहीं। यादव वोट का मतलब इतना है ही नहीं कि किसी लोकसभा सीट को प्रभावित कर दे। आफ्टर शाहजहांपुर कुर्मी है, पीलीभीत में चले जाइए, उधर चले जाइए, लखीमपुर में चले जाइए, यादव नहीं पाइएगा। आगे जाइएगा तो मुस्लिम जाटो, फिर जाट आ जाता है, गुजर आ जाता है, त्यागी आ जाता है।
यादव वोट जहां पे है वहां पे यादव नॉन यादव बहुत होता है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी फायदा उठाया। पूरी उस बेल्ट को, जिसे काउ बेल्ट कहा जाता है मुलायम, पूरी बेल्ट को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने यादव नॉन यादव करके। अब मोहन यादव एक बड़ा फैक्टर और आ गया है। जो दुद्धी विधानसभा से मध्य प्रदेश मिलना शुरू होता है, इलाहाबाद तक जाके मिलता है। ये पूरा बांदा और ये पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश से मिलता है। मोहन यादव उधर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, जहां पर उन्होंने सभाएं शुरू की, पड़ोस का मामला, सोशल मीडिया का जो ट्रेंड अगर आप देखेगा तो वहां से पता चलता है। मुझे लगता है कि बीएसपी ने ये सारी चीजें अखिलेश यादव को सौंप दी, और सॉरी कांग्रेस को सौंप दी, और उनके अपने कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, मुझे एक बहुत निकट मेरे दोस्त हैं, अच्छे बड़े जानकार हैं, अंदर तक खबर रखते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ दिन 15 दिन पहले 20 दिन पहले राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि अखिलेश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि ध्रुवीकरण भी होता है ना। जैसे ही अखिलेश यादव आप पश्चिम में पहुंचेगा, मुजफ्फरनगर शुरू हो जाएगा, आप इधर आइएगा। तो ये सारी चीजें जो है, जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, फिर मुसलमानों में ये नाराजगी कि आजम के लिए नहीं बोलते, शहजील इस्लाम के लिए नहीं बोलते हैं, सोलंकी के लिए नहीं बोलते, हमारे किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करते। तो इस वक्त अखिलेश यादव, ठीक है 2022 गुजर गया, नवल भाई आपको याद होगा मैंने कई बार ये बात कही कि मैं 2024 का प्लेयर अखिलेश को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि दावा बगैर दलील के नहीं होता। इतनी दलीलें मैंने 2.5-3 मिनट में आपको दे दी, अगर आधे घंटे का समय हो तो पता नहीं कितनी दलीलें दी जा सकती। तो ये बात, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो देख रही है, उसे मालूम है। बीएसपी के आने के बाद 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 200 में सिर्फ 6 सीट जीत के आई है, सिर्फ 6 सीटें 200 में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इतने जो 12 राज्य हैं, 9 राज्यों में कांग्रेस के पास 6 से 7 सीट है, और इतनी सीटें कितनी है, 200 कुछ। और इन तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का 3, 2, 2.5, 4.5, 5, 6% वोट है। तो आप सोचिए कि कांग्रेस एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी के आने से हमको क्या फायदा होगा, और बहुजन समाज पार्टी भी इस मौके को भुनाना चाहती है कि अगर हम इसको कांग्रेस के साथ बड़े अलायंस में चले गए तो हर राज्य में हमको एक MP मिल जाएगा, तो हमारा एक मामला भी ठीक हो जाएगा। वरना लोकसभा में, सबसे बड़ी बात, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं पंकज भाई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जब सदस्यों की संख्या वो नहीं रह जाएगी 2019 में, सॉरी 2024, तो बसपा ऐसे भी तलवार उसके ऊपर राष्ट्रीय पार्टी पे लटक रही है। बड़ा बंगला, बड़ा कार्यालय, बड़ी कोठी, सारी चीजों से बहुजन समाज पार्टी हाथ धो लेगी। मुझे लगता है मायावती ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। मायावती ऐसा कभी नहीं चाहेंगी, ये बात तो आपने कह दी। अब मायावती क्या चाहेंगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सुनील जी तो साफ कह रहे हैं कि ये अंतिम आदेश नहीं, अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है।